वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय केवीएस पीआरटी इंटरव्यू एक्सपीरियंस 2023। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू 2 बार भी पहले दिया है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, तो आप लोग चाहो तो वहां से देख सकते हो। और आज ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस का कितना ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू बिना टाइम वेस्ट करे। इस इंटरव्यू में मेरे मार्क्स हैं 57 आउट ऑफ 60। 60 में से मेरे को 57 मार्क्स मिले हैं। पहले मैं सोचती थी पता नहीं बच्चे इंटरव्यू में क्या करते होंगे कि 56, 55, 52 नंबर मतलब उनको मिल जाते हैं 50 की लाइन वाले बच्चों को। बट फाइनली दिस टाइम आई गॉट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो इंटरव्यू जो था वो नॉर्मली इंटरव्यू था। हाँ, जो पहले था उस इंटरव्यू में कुछ ना मेरी तरफ से था कि शिट मैं ये नहीं कर पाई, शिट मुझे ये नहीं आता था। बट जब ये इंटरव्यू में देके निकली तो मैं सेटिस्फाई थी। मैं इसलिए सेटिस्फाई नहीं थी कि मेरा नंबर आ जाएगा या मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। मैं इसलिए सेटिस्फाई थी कि यस, मैं इन क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से ही कर सकती थी और बेस्ट वे से मैंने अपना आंसर करने की कोशिश करी थी। आई डोंट थिंक सो कि एट ए टाइम में कुछ इससे ज्यादा अच्छा बोल सकती थी। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई थी कि हाँ, मैंने ठीक ठीक बोला है और मुझे बेसिकली यही चाहिए था। और जब मैं इंटरव्यू से बाहर निकली तो मैं बहुत खुश थी कि मैं अपनी तरफ से सही कर पाई। अब पैनल ने कैसे लिया, क्या चीजें हुई, वो सब मैंने उनके बारे में नहीं सोचा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू से। मैं ट्राई करूंगी कि सारी चीजें ही आपको बता पाऊँ, तो सो दैट आगे के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। केवीएस इंटरव्यू के लिए नहीं, किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप प्रिपेयर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुबह 7:30 बजे तक सबको बुलाया गया था मुंबई पवई के स्कूल में। मेरा नंबर आया था 5:30 बजे जाके। तो इतने घंटे वेट करने के बाद तो इवनिंग हो चुकी थी। तो मैंने बोला जो हमारी करना पड़ता है, हमारी औपचारिकता होती है, मैं आई कम इन सर। दे सेड यस कम इन। मैं 2 मैम थी, 2 सर थे, जो कि हर पैनल में कॉमन था। 2 विमेन और 2 जेंट्स थे। तो मैंने उनको बोला गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। उन्होंने बोला वेरी गुड इवनिंग, सिट डाउन। बैठ गए। तो उन्होंने बोला कोमल यहाँ पे साइन करो। अभी मैं वहां पे साइन करने गई हूँ ना, तो मतलब मैं वहां पे इंटरव्यू देने गई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरी हर एक चीज ना ऑब्जर्व हो रही है। कहीं उन्होंने साइन इसलिए करने को तो नहीं बोला कि कुछ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, पर्सनैलिटी क्या है क्या नहीं। तो मैं वहीं कुर्सी पे बैठी थी, दूर से मैं ना ऐसे दूर से मतलब धीरे से पेन उठा के साइन करने लग गई। तो उन्होंने बोला रिलैक्स हो जाओ, आराम से साइन करो। तो अभी मुझे लगा कि मैं अगर चेयर खींचूंगी तो ये जज करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीजें हमें नहीं सिखाई जाती कि आप चेयर खींचो, खींच के बैठो और ऐसे करो, तो ये चीजें नहीं सिखाई जाती। तो मैं उठी, मैंने आराम से चेयर उठाई, मैंने आराम से चेयर रखी, देन मैं बैठी और फिर मैंने साइन करी। तो उसमें वो जो पैनल था ना, सारे लोग वो हंसने लग गए। अब मुझे नहीं पता वो क्यों हंसे, इसमें क्या नेगेटिव था क्या पॉजिटिव था मुझे नहीं पता, बट मैंने साइन कर दिए। बट वो हंसना मुझे थोड़ा सा मतलब नर्वस कर रहा था। जब मैं इंटरव्यू पैनल के बाहर बैठी थी, मतलब रूम के बाहर, तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। बट एक बार वहां पे बैठने के बाद एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो ये कॉमन है, सबके साथ होता है। ठीक है, और ये फीलिंग्स होनी जरूरी है। अगर आपको किसी तरीके का डर ही नहीं रहेगा ना, तो परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं रहता फिर। ठीक है, तो जब तक वो 4th नंबर के सर थे, उन्होंने जो मेरा बायोडेटा फॉर्म था उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4 बायोडेटा फॉर्म थे, चारों पैनल पे, मतलब सारी फैकल्टी पे उनके पास आ गया। तो अब तक मेरे जो पहले के 2 इंटरव्यूज हुए थे ना, उसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो हमारा बायोडेटा होता है उसमें से क्वेश्चन करते हैं, जबकि सब कहते थे कि जो उसमें से क्वेश्चन निकालते हैं, कुछ भी पूछते हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे। तो और तो मेरा अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं। बट इस बार जो हुआ ना, वो लिटरली एक एक क्वेश्चन जो मैंने बोला, मेरी स्टेटमेंट्स, मेरे वर्ड्स, पूरा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने जब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो उन्होंने देखा कि मैंने डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन करी है और ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम करा। तो उन्होंने बोला अच्छा कोमल आपने बीकॉम करी है। तो उन्होंने बोला आप तो टीचर हो, टीचर बनने जा रहे हो, आपने बीकॉम क्यों करी। तो मैंने बोला सर मेरे को ना 11th-12th में मतलब मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, कॉमर्स में मेरे को इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने कॉमर्स ली। मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स का है, तो इसलिए मैंने बीकॉम करी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके। तो उन्होंने बोला अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने अपना इंट्रोडक्शन तक प्रिपेयर नहीं करा था, मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी तैयार करने का टाइम नहीं मिला था। बट जो भी चीजें थी मैंने नॉर्मली बताई, अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंग्लिश में दिया, और उसमें वीकनेस, स्ट्रेंथ, हॉबीज कुछ नहीं बताई। मुझे लगा उन्हें पूछना होगा वो सामने से पूछ लेंगे। मैंने सिंपल सा बताया भाई माय नेम इज दिस, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैंने डाइट करी है, उसके बाद सीटेट करा है और ग्रेजुएशन करी, और किसी चीज की जिक्र ही नहीं करी। एचटेट, रीट, यूपीटेट जो कि क्लियर है, कुछ नहीं बताया। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला कि नाउ आई एम परसुइंग बीएड फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी। सिंपल कि मैंने इग्नू से मैं बीएड कर रही हूँ।
तो उन्होंने कहा ओके अभी आप बीएड कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि वाई डिड नॉट यू मेंशन योर बीएड डिग्री, मतलब कि आप बीएड करो, आपने इसमें मेंशन क्यों नहीं करा। मैंने कहा सर बीएड ना भी मेरा परसुइंग है, मेरे पास डिग्री नहीं है, अगर मैं उसको मेंशन करती तो मेरे को डिग्री दिखानी पड़ती, वो मेरे पास है नहीं, तो मैंने मेंशन नहीं करी। उन्होंने कहा ओके। इतने में उन्होंने बायोडाटा का सेकंड पेज पलटा, तो सेकंड पेज पर वो एक्सपीरियंस वाला कॉलम था। तो मैं वैसे कभी मेंशन नहीं करती, कहीं मेंशन नहीं करती, 2 बार केवीएस मैंने दिया है, बट इस बार मैंने मेंशन करा क्योंकि मेरे पास एक प्राइवेट स्कूल का 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा चलो इस बार एक्सपीरियंस मेंशन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो मैंने मेंशन करा, तो मैम कहती है अच्छा कोमल आपने तो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपके पास तो 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे लिखा है। मैंने कहा यस मैम, एक प्राइवेट स्कूल में मुझे 4 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने, तो सर बोलते हैं कि अच्छा कोमल आप यहाँ पे काम कर रहे हो, अभी आपने जॉब छोड़ दी। तो अब मेरे को, आप देखो एट ए टाइम क्या निकल के आए पता नहीं, मैं झूठ भी नहीं बोल सकती थी, मतलब मुझे ऐसा लगा मुझे बोल देना चाहिए था कि मैं अभी काम कर रही हूँ, तो यहाँ से क्रॉस क्वेश्चनिंग का चांस खत्म हो जाता। बट अब झूठ बोलना और इतना सब उस टाइम पे दिमाग नहीं सोच पाता, तो मैंने बोला सर मैं यहाँ पे काम कर रही थी, आई वॉज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लास्ट 4 years, बट आफ्टर कंप्लीटिंग सेशन 2023 आई लेफ्ट द जॉब। अब मैंने जैसी लाइन बोली ना कि मैंने जॉब क्विट कर दी, अब मुझे लगा मैं फंसी, और जो कि हुआ भी। तो उन्होंने पूछा अच्छा आपने जॉब छोड़ दी, तो उन्होंने बोला अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो 4 साल से, आपने जॉब क्यों छोड़ी। तो मैंने कहा सर मैं इस वहाँ पे जो काम कर रही थी, मैं भले सर ने बोला तो मैंने सर से बोल के स्टार्ट करा, जैसे अगर मेरे को क्वेश्चन कोई पूछ रहा है ना सर, तो मैं सर से स्टार्ट कर रही थी, मैम पूछ रही है तो मैं मैम से बोल के स्टार्ट कर रही थी, लेकिन मैं आई कांटेक्ट बराबर चारों से मेंटेन कर रही थी, ठीक है, ताकि वो कुछ और कर ही ना पाए, सब मेरी तरफ ध्यान दे। तो सबसे आई कांटेक्ट मेंटेन कर रही थी। मैंने कहा सर मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ ना, मेरे को लगा ना मेरी ग्रोथ रुक गई है, मतलब मैं जितना मुझे सीखना चाहिए मैं यहाँ से सीख चुकी हूँ, अभी मेरी ना उस तरीके की ग्रोथ नहीं हो पा रही, और मुझे लगा कि नए एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे अलग ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करना चाहिए, अलग चीजें सीखनी चाहिए। तो उन्होंने बोला अच्छा कैसे लगा कि आपको ग्रोथ रुक गई है आपकी, आपको मतलब कैसे कैसे कह रहे हो आपकी, मतलब एक स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते आपकी ग्रोथ रुक गई है। तो मैंने कहा कि सर मेरे को ना वहाँ पे ना एकेडमिक वर्क से ज़्यादा, एकेडमिक वर्क से ज़्यादा ना मुझे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ज़्यादा दिया जाने लगा था, ऑफिस काम करना, फाइल्स कंप्लीट करना, सो ऑन। तो मैम ने कहा अच्छा कोमल तो यहाँ पे तो केवीएस में तो आपको पढ़ाना भी पड़ेगा और यहाँ पे ये काम भी करना पड़ेगा, इसका मतलब कि आप केवीएस की जॉब भी छोड़ दोगे, मतलब आप नहीं काम करोगे। तो मैंने कहा नो नो मैम नथिंग लाइक दैट, बट द थिंग इज कि मेरे को ना वहाँ पे फुल टाइम सर कह रहे थे कि हम आपको डेस्क पे बिठा देते हैं, आपको कंप्यूटर देते हैं, एक डेस्क पे आप बैठो और यहाँ पे काम करो। मैंने कहा सर लेकिन मुझे ना बच्चों के साथ रहना, बच्चों को पढ़ाना वो ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बीएड भी कर रही हूँ और मैं अपना करियर बिल्कुल बच्चों के साथ टीचिंग लाइन में देखना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए ज्यादा सुटेबल हूँ। बट द थिंग इज कि वो जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे उनको लगता था कि वो काम मैं दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा करती हूँ, तो वो काम मुझे देना चाहते थे, पर मेरा टीचिंग स्टाइल है, मेरे को पढ़ाना है। तो सर ने बोला अच्छा, अब बीएड की बात आ गई कि मैं बीएड कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है। मैंने कहा सर ऑब्वियसली मैं इसी वजह से यहाँ पर हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ, मेरे को आगे जाना है। तो सर ने बोला तो आपने मास्टर्स क्यों नहीं करी, आपको पता है ना आप मास्टर कर लोगे तो आप मास्टर करने के बाद आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, पीजीटी कॉमर्स बन सकते हो, आप पीजीटी जा सकते हो, आप पीजीटी की तैयारी कर सकते हो। मैंने कहा यस सर मुझे बिल्कुल पता है। मैंने कहा मैं अभी बीएड कर रही हूँ, बीएड के बाद नेक्स्ट मुझे मास्टर ही करना है और उसके बाद मैं पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी और मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगी। एंड मैंने कहा सर दिस काइंड ऑफ अ सीरीज लाइक पीआरटी देन टीजीटी एंड पीजीटी, तो वो हंसने लग गए। ओके ओके वेरी गुड, मीन्स कि आप अपना करियर जो आपको पीजीटी लाइन टीचिंग लाइन में ही बनाना है, आपको स्कूल में रहना है, क्लासेस में रहना है। मैंने कहा यस सर मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद है, बच्चों के साथ पढ़ना पढ़ाना सारी चीज़ें। तो मेरे को एक मैंने मास्टर बोला कि मैं करूंगी, बट एक्चुअली मेरी मास्टर हो रखी है, तो मैंने वो शो नहीं करा, क्योंकि मैंने शो नहीं करा था तो मैं बोल भी नहीं सकती थी। तो बट मैं आपको बता रही हूँ अगर आप लोगों को मेंशन करनी है तो आप लोग कर सकते हो। तो सर ने बोला अच्छा आपको पढ़ाना है तो ठीक है अब आप पढ़ा के दिखाओ। मैंने कहा सर यस वेरी यस मैं करूंगी, ठीक है सर पढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि मुंबई में क्या हो रहा था, चिट सिस्टम था कि चिट निकालनी थी और जो भी टॉपिक आ रहा था एट ए टाइम आपको पढ़ाओ। तो ये जो इंटरव्यू दे दे के निकल रहे थे, मेरा तो वैसे भी सुबह 7 बजे के बाद 5:30 बजे आया था, बहुतों का सुन लिया था कि चिट है कहीं से कुछ भी आ रहा है, तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि एक चिट होगा तो निकालते हैं, जो आएगा पढ़ाया जाएगा। बट अगर आपके पास सब्जेक्ट वाइज ऑप्शन होगा, मतलब ईवीएस होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथ्स होगा, सो मेरे को था कि मैं तो मैथ्स की चिट उठाने वाली हूँ, मैथ में से ही चिट निकालूंगी, जो आएगा मैं मैथ्स में पढ़ा दूंगी।
क्योंकि मैं अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैथ्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं ये सोच के गई थी कि मतलब मैथ्स करवानी है, बट मेरे पैनल में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। उन्होंने देख लिया हुआ कॉन्फिडेंस है या पढ़ाया हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, उन्होंने मुझसे चिट नहीं निकलवाई। मैम बैठी थी बीच में दो, उन्होंने चिट निकाली, मुझे नहीं पता क्या टॉपिक था, उन्होंने आपस में डिस्कस करा, वो टॉपिक मुझे नहीं दिया। उन्होंने सेकंड चिट निकाली, उन्होंने निकाला ये था कोमल इसको पढ़ाओ। उन्होंने कहा पढ़ाना नहीं है, आप इसको कंफर्टेबल हो पढ़ाने के लिए, मतलब आप पढ़ा सकते हो, इसको देख लो और हमें बताओ विद इन सेकेंड। तो मैंने टॉपिक देखा, वो था 1 से लेकर 100 तक गिनती हिंदी में 5th क्लास को। ठीक है, अब मैं सोच रही गिनती 5th क्लास में, ना मैंने जिंदगी में आज तक काउंटिंग का लेसन प्लान प्रिपेयर करा, ना उसका मुझे डेमो पता था कुछ भी, बट मुझे लगा अगर मैं मना करूंगी तो नेगेटिव जाएगा। तो मैम ने बोला क्या तुम पढ़ा सकते हो, मेरे पास चॉइस थी, क्या पता दूसरी चिट आती अच्छी आ जाती, बट मैंने बोला मैं मना नहीं करूंगी। मैंने कहा मैम आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो उस टाइम पे जो भी था मेरा एट ए टाइम था। मैम ने कहा ओके तो पढ़ाओ। तो मैं गई, मैंने गिनती शुरू करी, जो भी बोलना गिनती लिखना ऐसे। सबसे अच्छी बात ना पैनल जवाब दे रहा था, पैनल जवाब दे रहा था और एक्साइटमेंट शो कर रहा था, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा था। नहीं तो पहले डेमो में क्या होता था, गुड मॉर्निंग, अपने आप ही हम आंसर एज्यूम कर रहे हैं और अपने आप ही कर रहे हैं, अच्छा ये है अच्छा वो है, बट जो जो मैं पूछ रही थी वहां पे पैनल जवाब दे रहा था, तो मेरा यहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, अच्छे हो, अच्छा आपको भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है, आप लोग कितने लंच लाए हो। अच्छा, एक तो बच्चों को मैंने मजबूर करा कि वो खुद ही काउंटिंग बोले, क्योंकि मुझे 5th क्लास एज्यूम करनी है, काउंटिंग तो उन्हें पता होनी चाहिए ना। उन्होंने बोला अच्छा एक लंच, मैंने बोला एक ही लंच लाए हो, तो कह रहे एक ही लंच लाते हैं मैडम। मैंने कहा अच्छा एक ही लंच लाते हो, एक। मैंने कहा एक क्या होता है, मैंने कहा एक जो आपका टिफिन बॉक्स है वो है एक। अब देखो मेरी यहाँ पे गलती, मैंने लिखा एक, एक शुरू करा कि एक होते हैं इसको, एक को जैसे भी मेरे को अपना डेमो देना था, एक को इससे डोनेट करते हैं, ये होता है एक। तो मैम कहती कोमल हिंदी में कराओ। अब मैंने इसको इरेज करके ना हिंदी में लिख दिया ऐसे एक, क्योंकि मेरा टॉपिक आया था हिंदी में करवानी, हिंदी में मैं ऐसे लिखने लग गई एक दो। पर आई गेस जो कि मुझे अब समझ में आता है, उनमें हिंदी में कराने से मतलब था एक दो तीन, कुछ इस तरीके से जो ये हिंदी वाली गिनती होती है ना, आई गेस वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बच्चों को ना ये करवाऊं, पर अब ये तो मुझे ही नहीं आती, मैं उन्हें कैसे कराती। ये चीज मुझे तब नहीं समझ में आई, इंटरव्यू के 1 महीने बाद तक नहीं समझ में आई, मतलब 1 महीना तो कल ही हुआ है, नहीं समझ में आई, पर थोड़े दिन बाद समझ में आई कि शायद ये गिनती वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब मैं ऐसे एक दो लिखने लग गई ना, तो सर ने बोला सीबीएसई बोर्ड में ना ऐसे ही हिंदी में कराई जाती है। तो मैंने बोला यस मैम मैं सीबीएसई से हूँ, मैंने ऐसे ही पढ़ा है। उन्होंने कहा ओके ओके कंटिन्यू। इसके बाद मैंने एक कराया, दो कराया, एंड आई वाज ट्राइंग कि वो ना पेनली आंसर करे, और वो कर रहे थे। आपके पास दो क्या है, दो है हाथ, दो है हमारे कान, हमारे रूम में क्या है, दो बताओ जल्दी से, ऐसे करके मतलब करा 1 2 3 4 तक करा। 5 का मैंने सोच लिया था, क्लास में 5 फैन लग रहे थे तो फैन बोलूंगी। हमने क्लास में से ये चीजें करी थी कि बच्चों चलो काउंट करो, वो काउंट भी कर रहे थे, पैनल आंसर करा था। 4 तक गिनती हुई तो उन्होंने कहा ओके कोमल सिट डाउन। फिर मैम ने बोला कि हमने आपको एट ए टाइम टॉपिक दिया, आप पढ़ा पाए एंड वेरी गुड। तो मैं बैठ गई। उसके बाद मैं बैठी, फिर उस सर ने पूछा अच्छा आपको पता है कि निपुण क्या होता है, निपुण क्या है ये। तो निपुण क्या होता है सबको ही पता होगा अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस टाइम तो रखे हुए गए थे, फटाफट से निपुण की फुल फॉर्म बताई। सर ये है निपुण की फुल फॉर्म, और निपुण के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपको भी पता ही होगा। तो सारी चीजें बताई, निपुण क्या है सारा, कि किस तरीके से काम करता है, अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी का सब की क्या है निपुण के अंदर बता दिया। सर ने कहा ओके, और मोस्टली हर चीजों बोल रहे थे गुड नाइस, वो सबके लिए ही बोल रहे थे, स्पेशली मेरे लिए नहीं सबके लिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा कोमल आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है ये। तो मैंने बताया हाँ सर मुझे पता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। मैंने बताया कि जिसमें हम एक नॉर्मल क्लास में जो हमारे जो बच्चे होते हैं, चाहे वो अपंग हो सकते हैं, वो विकलांग हो सकते हैं, वो दिव्यांग हो सकते हैं, मेंटली रिटायर्ड हो सकते हैं, फिजिकली रिटायर्ड हो सकते हैं, ये सारे बच्चे जिसमें एक क्लास में पढ़ते हैं वो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। तो सर ने कहा कोमल तुम्हें नहीं लगता आजकल ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सिर्फ एक नाम बन के रह गया कि हाँ इंक्लूसिव एजुकेशन हर तरफ ये हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन, बट द रियलिटी इज कि इसमें जो बातें हो रही है ना बड़े बड़े लेवल पर बातें हो रही है, लेकिन द रियलिटी ये है कि छोटे लेवल पर इसमें कुछ बातें नहीं हो रही है, कुछ ये चीजें हो नहीं पा रही है फुलफुल, ये बस किताबों में, स्टेटमेंट्स में, रिपोर्ट में शामिल होकर के रह गया है। ठीक है, अब ये बात सर की देखो बिल्कुल ठीक भी है, कहाँ हम इतना इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोर्स करते हैं, कहाँ इतना इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर देते हैं। तो मैंने बोला यस सर, मैंने कहा मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ और ये चीज ना सही भी है। मैंने कहा क्योंकि जब हम किसी भी चीज को बढ़ावा देते हैं ना तो ऊपर से लेकर चीजें जो नीचे आती हैं तो ग्राउंड लेवल से स्टार्टिंग होनी चाहिए उसको करने के लिए। और मेरे हिसाब से जो अभी है
हमारी क्लासेस में इन सब चीज़ों को अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा नीड है। जब ये चीज़ें बेसिक चीज़ें पर अप्लाई होंगी तभी ये ऊपर आगे जाके बढ़ेंगे और तभी इनका रिजल्ट दिखेगा। अगर हम ऊपर से लेके नीचे आएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम उसको बहुत कुछ कर सकते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैंने कहा तो सर ये अभी है रियलिटी कि हम बच्चों को उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा तो एक बात बताओ, आप टीचर होने वाले हो, आप टीचर बन जाओगे तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन पे कैसे ध्यान दोगे, आप क्या करोगे अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हो तो। मैंने कहा सर यस, मैंने कहा सर मैं अपनी क्लास में सबसे पहले तो अपनी क्लास में ऑब्जर्व करूंगी कि मेरी क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन में आने वाले बच्चे कौन है, कितने विकलांग है, कितने मतलब मैं बच्चों को समझने की कोशिश करूंगी, कितने मेंटली डिटायर्ड है, कितने फिजिकली चैलेंज है, कितने अपंग है, कितने वंचित क्षेत्र से रहने वाले हैं, वो सारी चीजें समझूंगी, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान करूंगी। मैंने कहा सर अगर मैं बोल दूं कि मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, मैंने कहा तो सर ये काफी हद तक ना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे साल की चीज मैं एक बार में नहीं बता सकती। पर सर अपनी क्लास को, अब मैम भी बोल रही थी कि मैं अपनी क्लास को समझने के बाद में ये ट्राई करूंगी जो हम लेसन प्लान डेली बेसिस पर बना रहे हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पर बनाएंगे और हर एक चैप्टर की नीड दूसरे चैप्टर से अलग होगी। किसी क्लास में बच्चा किसी किसी चीज की जरूरत होगी, किसी चैप्टर में दूसरे की, तो मैं पूरे साल उनको सेम स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ा सकती। बट मैं ट्राई जरूर करूंगी कि जो मेरा लेसन प्लान होगा उसमें एक कॉलम मेरे इंक्लूसिव एजुकेशन वाले बच्चों के लिए हो, जिसमें मैं उनकी नीड जरूर लिखूं कि मैं जो कल चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ इनमें इन बच्चों की अलग नीड क्या है, उनको कुछ अलग क्या चाहिए, और वो नीड मैं फुलफिल कर पाऊँ डेली बेसिस पर। ना कि मैं ईयरली या मंथली बोल रही हूँ मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, नहीं, मैं इनको इस तरीके से करने वाली हूँ। तो सर ने कहा अच्छा कुछ एग्जाम्पल दोगे क्या आप। मैंने यस सर, मतलब मैंने इसमें टाइम नहीं लिया, मेरे जो दिमाग में आ रहा था मैं बोल रही थी, किसी क्वेश्चन के लिए मैंने टाइम नहीं लिया। मैंने कहा सर जैसे कि मान लीजिए हमारी क्लास में एक गेम का पीरियड होता है, गेम के पीरियड में बच्चे खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, बट मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चल पा सकते या जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है, तो अब क्या वो बच्चे नहीं खेलेंगे, तो उनको तो फिर हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे, वो उनको लगेगा कि वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो मैं उनके लिए प्लान करूंगी कि वो बच्चे उस टाइम पे क्या खेलेंगे। हो सकता है वो कैरम खेले, वो लूडो खेले, या वो हाथ से वॉलीबॉल या बॉल उछालना वो खेले। उन्होंने कहा ओके। तो सर ने बोला अच्छा, मैम ने पूछा कि स्पेशल एजुकेटर क्या होते हैं, स्पेशल एजुकेटर क्या है ये। मैंने कहा यस मैम मुझे पता है। उन्होंने पूछा कि आपको पता है, मैंने कहा यस मैम मुझे पता है। स्पेशल एजुकेटर वो होते हैं जो स्पेशली बच्चों में डिप्लोमा करते हैं, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं डिप्लोमा हमने करा है, हम सारे बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डिप्लोमा स्पेशली बच्चों की नीड के लिए है। तो उन्होंने कहा क्या स्कूल में टीचर है अभी, है केवीएस में आसपास स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं इन्हें। मैंने कहा यस मैम बिल्कुल है, और अब तो बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर की अलग से वैकेंसीज आती है, जिसमें सिर्फ स्पेशल जिन्होंने डाइट या स्पेशल बीएड करी होती है वही बच्चे, जो वही टीचर है वो फॉर्म फिल करते हैं और वो बन करके आते हैं, वो स्पेशल बच्चों को डील करते हैं। तो अगर तुम्हें क्या लगता है फिर तुम्हें इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है, तुम्हें तो जरूरत हुई नहीं ना, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे संभाल लेंगे। मैंने कहा मैम स्कूल में ना एक अगर स्पेशल एजुकेशन है तो उसको पूरे स्कूल के बच्चे देखने हैं, क्योंकि उसके पास ना टाइम फिक्स होता है, क्योंकि अभी हमारे पास स्कूल में स्पेशल एजुकेशन कम है और इंक्लूसिव एजुकेशन के बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने कहा मैम मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लास टीचर की ही होती है। अगर स्कूल में एक स्पेशल टीचर है, दो स्पेशल टीचर है, फिर भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी या जो क्लास टीचर है उसकी होगी, क्योंकि बच्चे हमारे साथ पूरे टाइम रहेंगे। स्पेशल एजुकेशन के लिए बच्चे जाते हैं 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मैक्सिमम जाएंगे, बाकी उसको क्लास में ही रहना है। तो एक जो टीचर है वो ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता कि इसको स्पेशल टीचर ही पढ़ाएगी। मैंने कहा मैम एक क्लास टीचर की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। बेसिकली शायद वो मुझसे यहाँ पे ना ये जानना चाह रहे थे कि इसको पता भी है यानी, या स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल एजुकेटर क्या है, ये स्कूलों में है या नहीं। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके ठीक है। मैंने कहा मैम हम ट्राई करेंगे कि उस बच्चे का ना ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है, अब होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कर पाए बच्चे का जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन में है। तो अभी मैंने यहाँ पे टर्म यूज करा होलिस्टिक। तो एक सर कहते हैं चौथे वाले की, अच्छा अभी को आपने ना एक टर्म यूज करी है होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें हम बच्चे का हर तरीके से विकास का निर्माण करते हैं, चाहे नैतिक विकास हो, मानसिक विकास हो, फिजिकली मेंटली, हर तरीके से बच्चे का विकास कर दें। तो उन्होंने कहा अच्छा हर, मैंने कहा कैसे, उन्होंने कहा कैसे करोगे, मैंने कहा करके दिखाऊं। उन्होंने कहा नहीं नहीं करके मैं दिखाऊं, बैठ जाओ बैठे बैठे बताओ। तो सेकंड थर्ड क्लास की पोएम है ना वो मन करता है, तो मैंने पोएम के 2 पैरे बोले, मन करता है चिड़िया बनकर आसमान में उड़ती जाऊं, ठीक है ऐसा था ना। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। यह सोन पोएम थी, 4-5 लाइनें मैंने उस टाइम पे बोली।
तो मैंने बोला मैम देखिए अब मैंने ये पोएम पढ़ाई है, तो जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगी सारे बच्चों को खड़ा करूंगी, सारे बच्चे मेरे साथ इसकी जो एक्शंस है वो करेंगे, तो इनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। फिर मैं इसके साथ इनको प्रकृति के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी जो हमारे पशु पक्षी होते हैं इन्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए, हमसे कैसे रिलेटेड है, तो हम इनका मोरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब नैतिक विकास कर रहे हैं बच्चों का। तो और इसके साथ में बच्चों से सारी चीजें पूछूंगी कि बताओ अच्छा क्या है, तुम्हें क्या पता है, क्या चीजें हैं, तो मैं इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रही हूँ। फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला कि मैम का मैम इसमें कुछ चित्र हैं जैसे चंदा, सूरज, मछली, तितली, जो भी चीजें रिलेटेड है बच्चे बना सकते हैं उनसे, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे बनाने में वो बनाएंगे, जिनको बनाना होगा बनाएंगे, तो उनका लिखने वाला विकास होगा। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो बनाएंगे, मैंने ये नहीं बोला सारे बच्चे बनाएंगे। अब मुझे बोलने के बाद मुझे लगा मैं फंस गई, बट अब मैं अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकती थी, ठीक है, अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकती थी मैं, तो मैंने आगे कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि इस तरीके से हम बच्चों का सारा डेवलपमेंट करेंगे। अब सर ने ना वही बात पकड़ ली, सर ने बोला अच्छा जैसे कि आपने बोला कि अभी कि कुछ बच्चे बनाएंगे, कह रहे और जनरली ऐसा सर ने बोला क्लास में होता भी है कि कुछ बच्चे बनाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बनाते, तो क्या करेंगे वो, क्या नहीं बनाएंगे वो। मैंने कहा सर टू बी ऑनेस्ट मेरी ड्राइंग ना बहुत गंदी है, यहाँ पे जो और कैंडिडेट्स आए हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं मुझसे, जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो मुझसे बहुत अच्छी ड्राइंग में हो सकते हैं, बट एज अ टीचर मुझे लगता है मेरी ड्राइंग ना बहुत अच्छी है, बहुत गंदी है, मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने कहा सर इसका रीज़न ना ये है कि जब मैं एक स्टूडेंट थी ना मेरे टीचर्स ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, अगर मैं ड्राइंग कर रही हूँ तो ठीक, और नहीं करी तो मेरे ऊपर कोई नहीं कि आपको करना है आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दबाव मुझे मिला नहीं, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं हो पाया। मैंने कहा यही एग्जाम्पल मुझे बच्चों के लिए सेट नहीं करना। मैंने कहा सर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बहुत अच्छे एक्टिव हैं वो बनाए, वो तो बनाएंगे ही, वो तो बहुत अच्छा बनाए, लेकिन जो बच्चों का मन भी नहीं है ना वो भी बनाएंगे। मैंने कहा सर मुझे ये नहीं डिस्कस करना कि हर बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, हर बच्चा बहुत सुंदर ड्राइंग कर रहा है, मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे ये अपनी क्लास में एक स्पिरिट ये करनी है कि हर बच्चा करे जरूर, बच्चा करने से पीछे ना हटे, उसके अंदर ये भावना लेकर के आनी कि हाँ मैं कर सकता हूँ और करना है। मैंने कहा जो बच्चे कर रहे हैं उनसे तो उनको तो मेरे से मोटिवेशन मिलेगा ही, वेरी गुड आपने बहुत अच्छा करा, बट जो बच्चे ड्राइंग में नहीं है, जिनका मन जो कर रहे हैं, उनको मेरे को यही करना है कि आपने वेरी गुड आपने बहुत अच्छा करा और आप और कर सकते हो। तो जो बच्चे कर रहे हैं करेंगे, लेकिन जो बच्चे पीछे से आगे आ रहे हैं ना, तो मुझे ये देखना है कि वो बच्चा जरूर करे और पहले से बेहतर करे, अच्छा करे ना करे लेकिन पहले से अच्छा करे, और उसके अंदर ये भावना है कि हाँ वो कर सकता है, ये करनी है। उन्होंने कहा ओके ओके ठीक है, मतलब इस तरीके से उन्होंने पूछा, ठीक है, और मैं लंबे भी आंसर कर रही थी तो वो सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कोमल ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन तो एजुकेशन पढ़ाते हैं बता दिया। उन्होंने कहा अच्छा आर्ट को इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, आर्ट को कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, आर्ट इंटीग्रेशन। मैंने कहा सर आर्ट इंटीग्रेशन ना एक्चुअली हम आर्ट को ना अलग सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, आर्ट ये है, आर्ट में ड्रॉइंग बनाओ, आर्ट में ये बनाओ, आर्ट में वो बनाओ। मैंने कहा सर लेकिन ड्रॉइंग आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक सब्जेक्ट में इनबिल्ट है ऑलरेडी, तो हम उसके साथ ही ना बच्चों के अंदर वो डेवलप कर सकते हैं कि मतलब बच्चों को पता ही ना होने दें कि वो ड्राइंग कर रहे हैं, वो आर्ट कर रहे हैं, और हम वो चीजें बच्चों के अंदर डेवलप करें। मैंने कहा जैसे कि सर मैथ्स है, मैथ्स में हम कर रहे हैं जैसे कॉइन वाला चैप्टर है तो कॉइन ड्रॉ करवा लिया बच्चों से, हम नोट बनवा रहे हैं बच्चों से, तो बच्चों को लगेगा वो क्वेश्चन करें, बट एक्चुअली उनकी हाथ लिखने वाली स्किल और ये बनाने वाली स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने कहा सर सोशल साइंस है, मतलब ईवीएस है, उसमें इतनी सारी नेचुरल चीजें हैं जैसे पेड़ हो गया, सन हो गया, तो हम बच्चों से जब छोटा छोटा टास्क दे रहे हैं तो हम उनसे वो चीजें ड्रॉ करवा सकते हैं। तो एक ड्राइंग को एक पर्टिकुलर अलग नाम ना देखें, हम उसको जो उसमें इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी आर्ट इंटीग्रेशन होती है। उन्होंने कहा ओके गुड। तो सर ने कहा सर अच्छा कोमल आपको बाल बाटिका के बारे में पता है। मैंने कहा सर हाँ बिल्कुल पता है। तो बाल बाटिका क्या होती है आप सबको पता होगा, मैंने बताया। बाल बाटिका क्या है कि जो बुकें हैं थोड़ी सी हार्ड है बच्चों के लेवल के हिसाब से, जब भी बच्चों का कोर्स थोड़ा सा चेंज करा गया है फर्स्ट सेकंड क्लास का, तो उसको आने से पहले बच्चों को ना 3 महीने का कुछ कोर्स कराया जाता है जिसको हम बाल बाटिका बोलते हैं केवीएस में, जिसमें बच्चों को लिखना, स्लांट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, बाल बाटिका है। तो ये मैंने बताया था। फिर इसके बाद मुझसे पूछा था, हाँ, 1-2 क्वेश्चन और पूछे थे, वो अभी मुझे एट ए टाइम याद नहीं आ रहे, तो ये क्वेश्चन थे। और जो भी मुझे अगर इसके बाद याद आएगा वो क्वेश्चन मैं पिन कर दूंगी, बता दूंगी, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ना और थे जो कि मुझे अभी इस टाइम पे याद नहीं आ रहे। हाँ, उन्होंने पूछा आरटी क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है, देखो ये तो हमें पता ही होता है, सिंपल सी चीज है, बता दी। तो उन्होंने एक चीज ना, एक केस स्टडी दी थी मुझे कि अगर ये बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे करोगे, मतलब वो मुझे अभी याद नहीं आ रही। बाकी ओवरऑल इंटरव्यू था ये मेरा, 20 मिनट तक तो अप्रोक्स चला ही था। और उन्होंने बोला थैंक यू सो मच कोमल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो मैं जब जा रही थी तो मैंने बोला मैम शुड आई रिमूव इट, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। उन्होंने बोला यस प्लीज, तो मैंने करा।
फिर मैं उसको करके गई थी बाहर। तो ये था मेरा इंटरव्यू जिसमें मुझे मिले हैं 57 आउट ऑफ 60, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो आप लोग बताना आपके हिसाब से कि इंटरव्यू कैसा है या कैसा रहा आपके अकॉर्डिंग, और जो भी मुझे याद आएगा वो मैं कमेंट कर दूंगी।